अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इत्तेहादी हुकूमत को 1 साल हो चुका और इस 1 साल में हमें जो बताया जाता है कि जनाब जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैट्स जो है वहाँ से कुछ आदाद शुमार जो आते हैं स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से उसके मुताबिक 1 साल पहले आपका इन्फ्लेशन रेट जो था वो 34% के करीब था, विच इज़ कम डाउन टू 1.5%, और 6 या 7 पता नहीं कितने सालों की जो है वो एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इतनी कम हुई है, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? ऑन ग्राउंड सिचुएशन यह है कि जो रमज़ानों से पहले 128 130 रुपये किलो चीनी थी वो आज 175 180 रुपये पर पहुँच चुकी है। इस वक्त ये मामला किस तरह का है? क्योंकि हमेशा डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई का मसला हो, बल्कि ये खालिसतन मसला जो है वो गवर्नेंस का है। बैड गवर्नेंस इस वक्त सामने है। जो कार्टेलाइजेशन है, इसलिए मुख्तलिफ कार्टेल्स बन चुके हैं, उनको हुकूमत किसी भी तरीके से रोकने में कामयाब नहीं है। गो के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ऐलान किया क्रैक डाउन किया जाए और इनको रोका जाए और जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं इनसे आहनी हाथों से निपटा जाए, लेकिन सिचुएशन हम सब के सामने है। ऐसा क्यों है? इस वक्त महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? पर्टिनेंट अगर एक हफ्ते के अंदर हम बात करें, महंगाई जो है वो खाने पीने की अशिया में इतनी क्यों बढ़ी, इसके पीछे क्या वजह है, ये जानेंगे। हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि चेयरमैन है कराची होलसेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके वक्त का। आप टाइम टू टाइम इस बात को आगाह भी कर रहे थे, बता रहे थे कि महंगाई आने वाली है, और हुकूमत ही कह रही थी कि जनाब 34% से 1.5% जो है वो इन्फ्लेशन आ गया और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बेहतरी की जानिब। ये क्या हुआ अचानक? चीनी तकरीबन 175 से 180 रुपये इस वक्त जा पहुंची है, वजह क्या है? देखिए, बात आप समझने की कोशिश करें कि हम लोगों ने, कोई भी जो ताजिर होता है या आवाम में से हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स हों या सियासतदान हों या हमारे आर्मी वाले हों या हम आवाम हों, हम तो एक ही बात है ना, हम तो साथ ही हैं। लेकिन हमें जुदा किया जा रहा है गरीब आदमी को, मिडल आदमी को। यानी 126-27 की चीनी की कॉस्टिंग होती है, यानी दिसंबर से लेकर आज जनवरी फरवरी भी हो गया और फुल सीज़न है। इसमें कार्टेल सिस्टम बनाया हुआ है शुगर मिल मालिकान ने, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। और ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सट्टा माफिया उनके ग्रुप बने हुए हैं, मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, जगह जगह क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है। यानी गोदामों में भरी हुई हैं चीनियाँ, और इसको आज तो ये आलम है कि हमें चीनी नहीं बेचनी। हत्ता के हमारे 9 महीने आउट करें ना, कहाँ गोदामों में भरी है, खुल के, हमेशा बड़ा खुल के बोलते हैं। हमें बात करने देंगे आप मुझे, तो मैं बता दूंगा। बोले, बताएं खुल के बताएं। अभी हम जो है ना, जो अब हमारे वजीर आजम, क्या उनको आवाज़ नहीं जा रही है? क्या गरीबों के लिए इन्होंने कहा कि 130 रुपये में हम चीनी बिकवाएंगे? यानी शुगर मिल पासमा से मिल लेकर और वजीर तिजारत और पैदावार के फैमिली बिजनेस है, उनको पता है पूरा किस तरह से चलती है। देखें, उनको वो किया गया कि भाई 1-1 किलो तकसीम होगी बाजार में। यार ये कैसा आप बदनसीब माहौल हो गया है कि हमारा क्रॉप होते हुए, और हम गन्ना हमारा है, हमको इंपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं चीनी वाफिर मिकदार में है। मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से आपके टीवी के तवज्जुह से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि देखें, सियासतदान इसमें किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर कहाँ आवाम जाएगी? हम आखिरी उम्मीद आप पे लगाए हुए हैं। मतलब ये ना कि सियासतदान तो खुद स्टेक होल्डर्स है ना, कितनी पॉलिटिकल एलीट है जिनकी शुगर मिल्स नहीं है। तो फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये हाथ जोड़ें जनरल साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, आपने निगरान हुकूमत के दौर में भी जनाब अनवारुल काकड़ से वजीर आजम, जब भी आपने नोटिस लिया था 178 की चीनी 115 तक लाए थे, क्रैक डाउन हुआ था, एजेंसीज इन्वॉल्व हुई थी, FIA इंटेलिजेंस इदारे काम करते हैं ना। अगर किसी को कोई गलत फहमी है ये कि ये हम इदारे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे जो सियासतदानों को करना चाहिए। कोई आप मुझे बताएं, कौमी असम्बली में कोई बहस होती है कि भाई चीनी क्यों ऐसा हो गया है, क्या बात हो गई है ऐसी? आप अरबों रुपए का डेली टीका लगवा रहे हैं आप आवाम को, ये क्या होश में नहीं आ रहा? एक खजूर का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा सवाब लिखा है, और हम मुनाफाखोर, हम हज पे भी जाना है, उम्रा भी करना है और मुनाफाखोरी भी करनी है। तो ये आलम कब तक होगा?
नहीं, वो जो आपने बड़ा अच्छा हुआ कि इस वक्त आपने रेफरेंस दिया केयरटेकर गवर्नमेंट का, और उसके बाद जो एक कार्टेल बना था 178 से 115 पर आप लेकर आए थे, तो वो किस तरह के इक़दाम हुए थे और उसके बाद अब क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं किया जाए? उस टाइम गोदामों पे छापे पड़े थे, स्मगलिंग हो रही थी तो उसको भी रोका गया था, और जब कार्टेल बना तो जितने ये जो ग्रुप चल रहे थे वही पिछले लोग हैं और नया नया जाल है, वही लोग हैं पिछले, अब वही चला रहे हैं मार्केट को। और शुगर कार्टेल, आप ये समझ लें कि उनको नफ़ा इतना बड़ा है। और मैं आपको एक टीवी के तवज्जुह से ये भी बताना चाहता हूँ कि सेल टैक्स हमारा पूरा नहीं मिलता, ये भी आप देख लें, कौमी खजाने को नुकसान होता है। आप ये अंदाज़ा लगाएं, ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ था, वो कहाँ गया? ट्रैक एंड ट्रेस क्यों नहीं है अब? मुझे आप बताएं कि अगर डेटा ही हमारा डिजिटलाइज आज इस वक्त में, हम 70 साल पुराना हम पाकिस्तान बना हुआ है, तो हमारा डिजिटलाइज क्यों नहीं है? ठीक, कितनी आउट हुई, ये कितनी आउट हुई, 126 की जो होती है वो ये मार्केट में कितनी पड़नी चाहिए, कितने की पड़नी चाहिए, इसकी कैरिंग कॉस्ट वगैरह सारी चीजें? देखें 130 चाहिए, इनफ। और है इस वक्त चीनी है इस वक्त गोदामों के अंदर वाफिर मिकदार में है, यानी मैं आपके टीवी के तवज्जुह से कहता हूं कि वाफिर मिकदार में है और हर जगह मौजूद है। 115 की चीनी ली हुई गोदामों में स्टॉक आज भी पड़े हैं, 115 का जो अभी 175-80 पे बेच रहे हैं जी, ये पड़ा हुआ है। अब मैं आपको कहा ना कि सेल टैक्स की भी निशानदेही की जाए कि पिछले निगरान हुकूमत में ये हुआ था कि 75 लाख टन का क्रॉप हुआ, तो इसमें सेल टैक्स कितना वसूल हुआ? तो उन्होंने बताया था, मेरा ख्याल चेयरमैन FPR थे, उन्होंने कहा था कि 37 लाख टन। तो बाकायदा कहाँ जाता है? ये कौमी खजाने को नुकसान होता है, इसको देखा जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीनी बहुत बड़ा मसला नहीं है, अगर हल करना चाहें हुकूमत वक्त, वजीर दाखिला, यानी अगर ये तो हमारी सियासी कैबिनेट तो क्रैकडाउन तो कर रहे हैं, आए नहीं ना खबरें, वजीर आज़म ने क्रैकडाउन के लिए बना दिया, क्या बना दिया, क्या कर दिया? मुझे आप बताएं चीनी क्यों बढ़ रही है फिर? क्रैकडाउन तो जब नजर आए ना कि गिरे भी, जब आप उनको हाथ ही नहीं डाल ले, उन किरदारों को उनको बेनकाब करें और लगाएं लाइन पे, जब तो क्या फायदा हुआ फिर? ये जो क्रैकडाउन हुआ ये हम आपके टीवी के से ये कहते हैं, ये केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो फिर जिस तरीके से डंडा घुमाया था, फिर वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे साइन थे। नहीं, लेकिन वो हमेशा के लिए तो नहीं था ना, फिर वो तो वक्ती तौर पे था, फिर वक्ती तौर पे था। अब ये आपने 5 साल हुकूमत भी है ना हमारी, मुश्तरका हुकूमत है, तो उनको क्या नहीं आवाज आती? इधर गरीब की कोई इधर दर्द नहीं होता? उनको होना चाहिए, नहीं है। नहीं, वो तो उसमें खुश है ना, वो तो उसमें खुश हैं कि जनाब तारीखी स्टॉक मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है और आपके शरह सूद जो है वो इतनी कम हो गई है। ये कौन आगे देख रहा है? आप मेरे बताएं, स्टॉक मार्केट तो खाना तो नहीं खाना ना, वो कौन लोग काम करते हैं? इनको बताया ना, मैं तो चाह रहा हूँ ये हुकूमत ये स्टॉक इंडेक्स बैठ के खाते हैं क्या? उससे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मिडल लोग या गरीब लोग, वो स्टॉक एक्सचेंज से क्या वास्ता है? मुझे आप बता दें, वो तो 3 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। 25,000 तो सैलरी है नॉर्मल, कहां से बिजली का बिल भरता होगा, कहां से चीनी लेगा? एक वो होती है, एक जरा ट्राई कीजिएगा कौकब इकबाल साहब को, जो कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, कुछ होता है इस तरह की एसोसिएशन? मैं ये बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। नहीं चले, वो तो हुकूमत है। एक होता है ना, एक कुछ एसोसिएशन, सार्फिन की एसोसिएशन होती है जो एक प्रेशर डालती है हुकूमत पे। पाकिस्तान में है ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल है। देखें, अभी आप देखें कि कई सालों से हम देखते आ रहे थे कि प्राइस लिस्ट पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये जो प्राइस लिस्ट बनती है ना कमिश्नर कराची की, ये तो एक बाकायदा दुकानों पे धंधा है ना। एक मेरी बात सुने, जब मैं इसमें स्टेक होल्डर शामिल हुआ, मैं भी मैंने जगह जगह इनको निशानदेही की कि छापे मारे। आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में आज तक तारीखी रिकॉर्ड होगा कि वहां भी छापे डाले गए और वही रेट पे बिक रहा है, कमिश्नर रेट में। आज भी बता रहा हूँ आपको। कहाँ, क्या, कौन सी ऐसी जगह है भाई? मैं डिपार्टमेंटल स्टोर आए, आप चले मेरे साथ। सही है, उन लोगों ने बड़ी कमी की है। मैं आपको फोटो भी देता हूं। कराची की जो लिस्ट है ना सर, वो सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए नहीं, वो हर जगह के लिए। नहीं, मैं हर जगह की बात मैं पर्सनली आपको बताऊं, एक जगह पे मैं गया एक स्टोर पे और मैंने कहा ये 10,000 आइटम है, यहाँ पे कमिश्नर आपकी तो कोई भी चीज इसमें नहीं। कह रहे सर हम सारी की सारी चीजें इस प्राइस के ऊपर लेकर आ भी जाए ना, उसके बावजूद वो कोई ना कोई ऐसी पक निकाल लेंगे और उसके ऊपर जुर्माना करके जाएंगे। तो जब जुर्माना ही होना है तो फिर ऐसी की तैसी इस लिस्ट। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले बता दूं, ये मैंने इम्प्लीमेंट के लिए
जाहिर सी बात है कंप्लेंट सेंटर भी बनाया और अभी तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी और 60 और भर्ती किए हैं मजिस्ट्रेट। कमिश्नर साहब भी अनथक मेहनत कर रहे हैं। मैं कभी भी फेवर में बात नहीं करता। मतलब इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, चीनी जो है वो 175-80 उसका चीनी का भी आप मुझसे पूछे। हाँ। चीनी का फेडरल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है, उसको सोचना है अब कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें क्या किरदार अदा करेगी। दालें चावल बताएं ना जरा सर, आप तो ग्रोसर्स एसोसिएशन क्या बताएं दालों वालों के दालें के मैं बता देता हूँ आप कि माश की दाल 365 रुपये होलसेल में, जो आज 350 हो चुकी है, और रिटेल में ये 360-70 में बिकनी चाहिए, 80 में बिकनी चाहिए। लेकिन बाज़ जगहों पे मैं 70% की बात कर रहा हूँ, 30% पे तो अमल दरामद हो रहा है, 70% वही 460 की बेच रहे हैं। नहीं, लेकिन आप जिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के लेट से मैं एक नाम ले दूं किसी भी XYZ स्टोर का, उसके बाद वहां पे देखिए अवाम का जम्मे गफीर, उसके बाद वहीं उनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज हो जाएगा पुलिस का, लोग तजलील उनकी हो रही होगी 10-5 रुपए सस्ती चीज के लिए। नहीं, तो कल्चर हमने कर दिया है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप 70% में बोलता हूं कि इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, 30% अमल दरामद हो रहा है। अभी आप समझ लें कि आटे की कीमत, जो अभी गंदम की कीमत 74 रुपए है, उसका आटा चक्की का 100 रुपये मुकर्रर किया गया है। ये बात आप बेसिक खुराक है ना एक इंसान की। चक्की का आटा 100 रुपये और फाइन आटा 90 रुपये मुकर्रर किया है होलसेल में, और फाइन आटा 100 रुपये रिटेल में मुकर्रर किया है। आज भी 120 बिक रहा है। मैंने ये अभी बात की थी आज रिसेंटली, वो मैंने कहा ये सर ये तो बहुत ओवर नफा है। अगर आटे पे भी आप ये सोच रहे हैं कि 10,000 टन डेली पिसाई हो कराची की, तो अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का टीका लगेगा। तो इसको रोकें। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है और बाकायदा भी छापे लगे हैं, और जितने भी मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ ऐलान जंग मैंने भी किया हुआ है कि इस तरह ना हो, गरीब और मिडिल लोग को रिलीफ आपने किया ना। मैं तो हाजी साहब कह रहा हूं कि हुकूमत क्यों नहीं करती ये। हुकूमत देखें, हुकूमत के लिए मैं आप मुझे बोलते हैं पंजाब में कुछ मुख्तलिफ है, पंजाब में मुख्तलिफ है। पंजाब में माने ना फिर इस बात को कि मरियम बीबी वहां पर काम कर रही है, माने ना फिर इसके ऊपर बड़ा जो है वो किया जाता है, वहां पर काम हो रहा है, वहां पे सीएम काम कर रहा है पंजाब में। देखें सीएम वहां काम कर रहे हैं और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रही है। बिल्कुल हक बात कर रहे हैं आप भी। लेकिन आप ये बताएं 15 रुपए की रोटी जो अनाउंस हुई है, अभी तक मैं कमिश्नर साहब से यही कह रहा हूं कि सर इम्प्लीमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जब आटा इतना सस्ता है, 44 रुपए का आटा था तो 5 रुपए की रोटी थी, 88 रुपए का आटा है तो 15 रुपए आपने रेट फिक्स कर दिए, तो 20, 25, 30 क्यों बिक रही है? सही। उनके ऊपर क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा? शीर माल ताफ्तान में आपके टीवी के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। 2 वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास, वो नमक से रोटी खा रहे हैं, तो उनको भी लूट लें आप। ठीक। मैं आपके टीवी के तवज्जुह से ये कहूंगा कि अगर चीनी पे अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो मैं आपको यकीनी कहता हूं कि जनरल आसिफ मुनीर को स्टिक उठानी पड़ेगी। इससे पहले अमल दरामद मुझे नजर नहीं आ रहा। और आप यकीन माने ये 200 से प्लस जाएगी चीनी, अगर जिस तरह ये माहौल बना हुआ है। तो इसका मैं आपसे ये कहूंगा कि ये इम्प्लीमेंट जब ही होगा जब सियासतदान दूर हों कि भाई असल इम्प्लीमेंट है क्या। नहीं तो सियासतदान अगर दूर हो गए तो फिर क्या वो क्या आवाम की खिदमत करने के लिए सियासत कर रहे हैं? नहीं हो रही, नहीं खिदमत हो रही। मैं कहता हूं नहीं हो रही है। आवाम की खिदमत किसको कहते हैं? अवामी नुमाइंदे जो सेलेक्ट हुए हैं वो क्या बाजारों में नहीं आ सकते? अपने लिए वोट भी तो मांगते हैं ना। अरे यही सारे अंदर बैठे हुए हैं असेंबलीज के अंदर, जरा निकाल के देखें ना कितने लोगों की इस वक्त शुगर मिल्स हैं। आपको कितने नजर आएंगे असेंबली के अंदर? आपको भी पता होगा, हमें भी पता है कि कितने % होगी, आप बता दें। अरे जितनी है सब इन्हीं की है। चलो बात आप सच्ची कर रहे हैं ना, तो अमल दरामद भी तो इन्होंने कराना है ना। गरीब को ना करो, रमजान महीना तो छोड़ दो, कम से कम ये रहमतों का महीना है। अरे रहमतों का महीने को इन्होंने जरिया बना लिया है, लूटमार का और खोरी का और मुनाफा खोरी का और इन सब का जरिया बना लिया है रमजान। लेकिन ये गरीबों को लूट रहे हैं ना, आखिर लूटना गरीबों का है ना। शैतान कैद हो गया रमजान में। शैतान कहाँ कैद हुआ है? नहीं ये उसके चीले आजाद हैं। ये महंगाई माफिया जी, उसके चीले आजाद हैं। हाँ बस ये आजाद है। चलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो बातें की आपने रियलिटी पे की हैं, और अल्लाह ताला, ये मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, रब से, कि ये रमज़ान महीने में इंसान बने हम
कि कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब। और बात ये कि सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नेंस का इशू है, ये कोई डिमांड सप्लाई, ये कोई तलब रसद का कानून नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर बैड गवर्नेंस है जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम बैक। 1991 में जब सोवियत यूनियन तहलील हुआ, ये यूँ कहिए कि यूक्रेन जब उससे आज़ाद हुआ, तो उस वक्त यूक्रेन के पास एटमी हथियारों का दुनिया का तीसरा बड़ा ज़ख़ीरा था। 1900 के करीब स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स थे, 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और 44 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे। लेकिन महज 5 साल के अरसे में 1996 में यूक्रेन ने अपने तमाम एटमी हथियार जो हैं वो रूस को दे दिए। और ये एक एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट जो हुआ बुडापेस्ट मेमोरेंडम कहलाया, जिसमें यूक्रेन को अपने एटमी असासों से दस्तबरदारी के एवज़ उनको माशी तरक्की और दिफाई तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया गया था। साथ ही साथ कज़ाकिस्तान, यूक्रेन और उसके साथ बेलारूस जो है, इन तीनों के पास हथियार थे। तो कज़ाकिस्तान और बेलारूस ने तो उसी वक्त सरेंडर कर दिया था, लेकिन यूक्रेन कुछ अरसे तक इन हथियारों को अपनी कस्टडी में या अपनी मिल्कियत में लेकर चला। बड़ा वेस्ट की तरफ से प्रेशर आया, अमेरिका की तरफ से और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं, उन्होंने उसको मजबूर किया कि वो अपने इस प्रोग्राम को रोल बैक करे या अपने एटमी हथियार जो हैं वो सरेंडर करे। फिर बजाय इसके कि वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम होता, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता, पिछले हफ्ते हमने देखा कि जिस तरीके से रशियन प्रेसिडेंट को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ह्यूमिलेट किया और पूरी दुनिया ने ये देखा। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जनाब, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, 28 मई 1998 को पाकिस्तान भी अगर प्रेशर में आकर, इंटरनेशनल दबाव में आकर जो है अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोल बैक कर देता, तो आज हम कहाँ खड़े होते। ये बात लेके मैं चलूँगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया, उस वक्त जो इंटरनेशनल दबाव था पाकिस्तान के ऊपर, आज सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ होती अगर हम उस दबाव को ना सहते या उसके प्रेशर में आ जाते? देखिए, दबाव तो उस वक्त बहुत था, मगर पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी अक्रॉस द सिविल मिलिट्री डिवाइड। और उस वक्त की जो सिविलियन हुकूमत थी और मिलिट्री क़यादत, उन दोनों ने यकसुई से ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान की नेशनल कौमी सलामती के लिए ये चीज़ अशद ज़रूरी है कि हम इस वक्त ये धमाका करें और अपनी जो न्यूक्लियर सलाहियत है उसका इजहार करें, और उसके बाद फिर वो डेवलपमेंट और बाकी। क्योंकि भारत ने जब ये धमाके किए तो आपको याद होगा कि उस वक्त एक बड़े तवातर के साथ इश्तहाल अंगेज़ किस्म के बयानात आना शुरू हो गए थे, जो न सिर्फ अकेडेमिया और मीडिया की जानिब से थे बल्कि उनकी सियासी क़यादत की तरफ से भी थे कि अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। और ये एक क्लियर पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए एक ख़तरा थे, और उसको भांप कर उस वक्त पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया और अमरीकी क़यादत ने बहुत दबाव डाला और पाकिस्तान को इंड्यूसमेंट्स दी, इकनॉमिक हेल्प, मिलिट्री एड, उसकी भी गाजर उनके सामने लहराई। मगर खुशकिस्मती थे कि उस वक्त पाकिस्तान की क़यादत ने नेशनल सिक्योरिटी की तरफ देखा और एक बलूगत का मुजाहरा किया, और उसके बाद अगर वो ना करते तो आज आपको उसका पता चलता। क्योंकि जिस किस्म का ये नेशनलिज्म, हिंदुत्वा बेस्ड भारत में उसका आया हुआ है, वो ना तो कोई मुसलमान छोड़ रहे हैं, ना कोई मस्जिद छोड़ रहे हैं। और जब वो हर 6 महीने बाद चूँकि एक इलेक्टोरल प्रोसेस उनका चलता रहता है, तो वो इलेक्शन मोड में ही रहता है भारत लगातार। तो इलेक्शन मोड का कम्युनल जो उन्होंने हेट्रेड है उसको उस पर खेलना है, और वो फसादात होते रहते हैं। और अगर वो पाकिस्तान जैसा मुल्क उनके सामने तरन वाला नज़र आता तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त वो क्या पाकिस्तान की
सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं तो आज जो चंद नाआकिबत अंदेश लोग, सियासी जमातें इस बात के ऊपर तंज करती हैं कि अवाम के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, गुर्बत है, इफलास है और 40% अवाम जो है वो खते गुर्बत के नीचे है, लेकिन हम जो है वो खुश हैं कि हम एक एटमी मुल्क हैं, तो ये उनकी नाआकिबत अंदेशी है। हमारा जो वजूद है इस वक्त इसीलिए कायम है, दुनिया इसीलिए कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो हमसे ज़रा संभल के बात करती है। देखिए, किसी भी मुसलमान मुल्क की ये न्यूक्लियर सलाहियत हज़म नहीं होती उन कुव्वतों को जो इसके दर पे हैं कि दुनिया में एक ऐसा यूनिपोलर न्यूक्लियर हेजमनी कायम की जाए। अब वो बाकी वीटो बिल्डिंग ममालिक उनके सिलसिले में तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मगर किसी और कुव्वत को, ईरान की मिसाल आपके सामने है। एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था। आज तो बाकायदा धमकी दे दी है ट्रंप साहब ने, उन्होंने कहा कि ईरान को बाकायदा कहा गया है कि बात करो या फिर हम कुछ करते हैं, और दूसरी सूरत में फिर कुछ हमें करना पड़ेगा, और किसी भी तरह से अब किसी और नई जो मुल्क है उसको एटमी कुव्वत नहीं बनने देंगे। तो कितना सीरियस ये कंसर्न है और उसके ऊपर पॉसिबली क्या रिएक्ट करेगा ईरान इस वक्त? देखिए, ये अमेरिका की जानिब से बहुत अगेन मैं कहूँगा कि हेजीमोनी जो वो उन्होंने अपना दुनिया के ऊपर वो रखना चाहते हैं, और अमेरिकी जो पॉलिसी है वो इज़राइल की जो बहुत मरून मिन्नत है कि इज़राइल उसकी पॉलिसी को डिक्टेट कर रहा है। नेतन्याहू जो है, आपने वो शायद किताब आपकी नज़र से गुजरी हो, द ग्रैंड चेस बोर्ड ब्रेजेंस्की की, जो उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पूरे जो दुनिया पे ये एक यूनिपोलर हेजमनी का तसल्लुत किया जाएगा। तो नेतन्याहू भी उसी के हाथ, उन्होंने भी एक किताब लिखी है फाइटिंग टेररिज्म, जिसमें उन्होंने तमाम ये आउटलाइन किया है कि अब हम दहशतगर्दी तो एक नेबुलस कॉन्सेप्ट है और उससे लड़ा नहीं जा सकता, मगर जो स्टेट्स उसको मदद करती हैं उनको हम तबाह करेंगे। तो लीबिया, इराक, शाम, यमन, लेबनान, ये मिसालें आपके सामने। अब ईरान वाहिद आखिरी बुलवक था जिसके पीछे वो पड़े हुए हैं, और ये जो धमकी है ये तो बड़ी ही अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कूच की गई है, और ये सिंपली ये कहती है कि आप अपनी जो न्यूक्लियर जो सलाहियत है वो आपको हम रखने नहीं देंगे। अगर आप वो उसकी कोशिश करेंगे, अफजूदगी का एक जो स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, उससे ऊपर जाएंगे तो हम आप पे हमला कर देंगे। तो ये बड़ा क्लियर है सिमेंटिक्स और शोन ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक नाइसिटीज। मगर ये इस चीज़ को अभी हमारे लिए बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान अगर उस वक्त ये सलाहियत हासिल ना करता तो आज उसको किन हालात का सामना करना पड़ता, जबकि उसकी मुआशी हालत भी इस वक्त उतनी और जाहिर है कि वो इकोनॉमिकली जो है वो पाकिस्तान को सप्रेस करना, पाकिस्तान को, वो भी एक इंटरनेशनल एजेंडा है इसी हवाले से। अच्छा सर, अब बात ये कि ये तो चले ईरान की बात हो गई, लेकिन जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं उससे उनके खुद जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो उससे परेशान है काफ़ी। बिलखुसूस कनाडा के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आज काफ़ी नाराज़ नजर आई, और उन्होंने कहा कि ट्रंप खुद अमरीकी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो जो उनका एक जो पार्टनर है वो इस वक्त काफी बेचैन है ट्रंप की पॉलिसी से। जी बिल्कुल, कनाडा तो वो ऐसा था कि अब उसको बुश ने उसने कह दिया, ट्रंप ने, कि ये हमारी 21वीं रियासत। हाँ। मगर वो उससे पहले वो रियासत ना भी होती तो इतना उनमें क्लोज है, ये नेफ्टा के बंधन में पहले बंधे हुए थे। उसके बाद नोरैड्स एक होता है कि जो नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस कमांड, ये दोनों मुल्कों की मुश्तरका है। उनके बहुत से न्यूक्लियर वो आपस में जो डिफेंस का मामला है वो बहुत करीब है ये ममालिक, और 5 आइज का भी हिस्सा है। ये सोचा नहीं जा सकता था कि कनाडा का वो इस तरह ब्राउबीट करेगा। तो ये लम्हा फिक्रिया है उसके एलाइज के लिए भी, और यूरोपियंस भी कंसर्न है क्योंकि उसने नाटो की छतरी हटाने का जो फैसला किया है, बल्कि वो अभी तक तो वो थ्रेट ही है, और उसके बाद उनको डिफेंस स्पेंडिंग की तरफ ज़्यादा राग़िब कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के ऊपर से प्रेशर हटे नाटो के बैंक रोलिंग का, और कुछ वो भी अपना पैसा खर्च करें।
ये उनका टोटल एम है और उसमें अच्छा, अब इस पॉलिसी को सर, इस पॉलिसी को, डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को एक इंडिविजुअल डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी आप कहेंगे, या फिर ये यूएस एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी है जो इतना फिक्रमंद भी हो रहे हैं अमेरिकन, लेकिन क्या ये वहाँ की स्टेट पॉलिसी है? नहीं, ये स्टेट की पॉलिसी नहीं है, ये एक मैवरिक है, जो पॉलिटिकल मैवरिक की पॉलिसी है। अलबत्ता लोगों में ये है कि वो डीप स्टेट जो थी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था और ओलिगार्कीज थी, वो उससे थोड़े से मुतनफ़िर थे। तो मे बी कि वो जो राय आमा है, जो वाइट बाइबल बेल्ट है, जो मुतक़िद है ट्रंप की, उसको ये पॉलिसी सूट करें, क्योंकि वो ये सेल कर रहा है आइडिया कि मैं जंगें रोकूंगा, अमेरिका का जो खर्चा हो रहा था इन जंगों पे और इन एलाइज को बैंक रोल करने में, जो वापस कुछ नहीं देते, वो वापस मैं आके अमेरिका में स्पेंड करूंगा, जॉब्स क्रिएट करूंगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो स्लोगन्स हैं, मगर डीप स्टेट जिसमें पेंटागन है, CIA है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है और दीगर इदारे हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की उनके साथ लिंकेजेस हैं, वो सारे उनके अपने अबाइडिंग डीप सीटेड मुफादात होते हैं, उसकी तरफ से पुश बैक आएगा और 2 साल बाद आप देखेंगे कि कितना कामयाब होते हैं या नहीं ट्रंप साहब। वो एक इलेक्टोरल मोड में दोबारा जाएंगे, डिक्लाइनिंग एक वो कांग्रेस की जब इलेक्शन होंगे, जाहिर है कि उस वक्त देखना ये होगा कि वो अपनी किन किन पॉलिसीज में कितना कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब आपके कीमती वक्त का। थैंक्स। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की। इस इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, ये क्या मामला है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, जिसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और इसमें जो सबसे बड़ी सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है वो पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल की जा रही है। माहिर अफ़गान उमूर सलमान जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, बल्कि हमारे साथ इस वक्त स्काइप लिंक पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान जावेद आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है इस इंडेक्स की? ये बेसिकली इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP एक इदारा है बैनुल-अक़वामी। ये पिछले 17 साल से इस तरह का ये ग्लोबल टेरर इंडेक्स जो है ये जारी करता है, जिसके अंदर ये बेसिकली जो टेररिज्म के इम्पैक्ट्स हैं, टेररिज्म का जो डाटा है, इसके बुनियाद के ऊपर ये इंडेक्सिंग करता है कि जी कि कौन सा मुल्क जो है फ़कत किस जगह पे खड़ा हुआ है टेररिज्म के हवाले से। और पिछले 10 सालों के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा से उसने रिकॉर्ड किया है कि इसका जो राइज़ है टेररिज्म के वाक़यात का पाकिस्तान के अंदर, वो दोबारा से बढ़ गया और पाकिस्तान जो है उसने 163 ममालिक में से दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान को ला के खड़ा किया है कि ये इसमें इस वक्त ये हालात है पाकिस्तान के टेररिज्म के हवाले से। ठीक, तो बुनियादी वजूहात क्या कही जा रही हैं? क्योंकि इसमें TTP को पॉइंट आउट किया गया है कि इमर्ज हुई है एक बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम बनकर, और पाकिस्तान के ऊपर जाहिर है कि इसके हमले हो रहे हैं, इसकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान इससे मुतासिर है। बेसिकली 517 रिकॉर्ड किए गए थे तकरीबन 2021 या 2022 के अंदर, जो इसी टेररिज्म इंडेक्स के थ्रू रिकॉर्ड पे आया था, टेररिस्ट अटैक जो पाकिस्तान में हुए थे। लेकिन अभी जो है वो 1000 से ऊपर जो है 2024 के अंदर वो रिकॉर्ड किए गए हैं, ऑलमोस्ट डबल चले गए हैं। और ये वही जैसे मैंने पहले भी कहा कि 10 साल के अंदर ये पहली दफ़ा है कि दोबारा 1000 से ज़्यादा अटैक्स एक साल के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। और अभी 2025 का आगाज़ है और आपने देख लिया कि इसके अंदर हाई प्रोफाइल अटैक्स भी होना शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर। तो TTP को राइटली सो उन्होंने पॉइंट आउट किया है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, हमने एक प्रोग्राम में पहले भी आपके बात की थी कि UNSC की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर भी TTP को जो है वो पॉइंट आउट किया गया था कि इट इज़ इमर्जिंग एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ यूजिंग अफगानिस्तान सॉइल। और यही अब जो है ये ग्लोबल टेरर इंडेक्स जो है इसने भी एग्जैक्टली यही बात की है। तो इसका मतलब है वो जो पाकिस्तान कंसर्न रेज कर रहा था पिछले 4 सालों के अंदर और जिसकी कोई खास सुनवाई इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं दिखाई दे रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों को नजर आना शुरू हो गया। और उसकी भी बड़ी सवाल यही है ना कि इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान किस तरीके से अपने केस को फर्दर प्लीड कर सकता है दुनिया के सामने। बिलखुसूस यहाँ पर टेक में जानना चाहूँगा कि जनाब अफगान उबूरी हुकूमत जो है वो इसे किस तरह से देख रही है, वो TTP के साथ अपने रिलेशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो ढाल तो है उनकी। जी बिल्कुल, और अनफॉर्चुनेट है ये, मतलब जितनी उम्मीदें वाबस्ता, बार बार इस बात के ऊपर हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जितनी उम्मीदें वाबस्ता थी इन पेड़ों के ऊपर वही हवा, इन पत्तों के ऊपर वही हवा देने लगे। तो वो बार बार
नेगोशिएशंस के बाद, बार बार टेबल टॉक्स के बाद ये भी अब फ्यूटाइल नज़र आती है। हत्ता के तुरखम जो है पिछले 10 दिन से बंद है और इन्हीं कुछ कंसर्न्स की वजह से बंद है। लेकिन ना उनको अपने लोगों का ख्याल है, ना ट्रेडर्स का ख्याल है। 5000 से ज़्यादा ट्रक्स जो है मुफ्त से बैठे हुए हैं, लोगों का माल गोदाम ख़राब हो रहा है, उल्टा वो शेलिंग कर रहे हैं हमारे सिविलियंस के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर। तो ये जाहिर करता है। और फिर बन्नू के अंदर भी अटैक हो गया, आपने देखा 2-3 दिन पहले, एक बड़ा हीनियस किस्म का। और सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख के वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अटैक इसलिए कि 16 के करीब सुसाइड बॉम्बर्स भेजे थे उन्होंने। बहुत बड़ा अटैक था ये। तो ये थ्रॉट आपने कर लिया, लेकिन उसमें ज़्यादा इंसानी जानों का ज़्यादा हुआ। और इसको सामने रखते हुए हमें नज़र आता है कि अभी तक अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो अपने असबाक हासिल नहीं कर रही, जो कि एक अनफॉर्चुनेट बात। आई होप कि मिटिगेट करें सिचुएशन को और इसको शेल्टर देना बंद करें। अगर वो नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखें, जैसे मैंने कहा कि अब पूरी दुनिया जो है उसकी नजरें आना शुरू हो गई हैं दोबारा से अफगानिस्तान के ऊपर। तो वो जो आपने रिलेटिव पीस की आप बात करते थे जी कि अफगानिस्तान को हमने पीसफुल बना दिया है, अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को शेल्टर करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो रिलेटिव पीस आपने अचीव किया है ये ज़्यादा देर पर कायम रहेगा। ठीक। नाउ यहाँ पर ज़रा अमेरिकन रोल भी मैं जानना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिसी, अमन का पैगंबर अपने आप को वो साबित करना चाह रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, गाज़ा का मामला हो, और अब अफगानिस्तान के ऊपर भी आए और यहाँ से हथियार जो अमरीकी हैं वो वापस उनको चाहिए। बिलखुसूस पाकिस्तान का बड़ा थैंक्स भी किया, जो पाकिस्तान ने एक मोस्ट वांटेड जो है क्रिमिनल अमेरिका को वापस किया। तो ये रिपोर्ट, इससे जुड़े हकाइक किस तरीके से रीशेप करेंगे अमेरिकन रिलेशंस विद अफगानिस्तान एंड इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को? पाकिस्तान तो जी इस वक्त सेंटर स्टेज के ऊपर आ गया ना। ISKP के खिलाफ जो जंग है पूरी दुनिया की, उसमें इस वक्त पाकिस्तान सेंटर स्टेज के ऊपर सामने नजर आता है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है अपने बॉर्डर एरियाज के अंदर उसका बस्ट किया। 3 हाई प्रोफाइल बंदे अप्रीहेंड किए। एक जो है वो अमेरिका को मतलूब था, बाकी उनमें से एक जो है वो मॉस्को और ईरान दोनों को मतलूब है, क्योंकि जो मॉस्को और ईरान में हाई प्रोफाइल अटैक्स हुए थे उनमें वो बंदा शामिल है। तो पाकिस्तान ने तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है उसको बस्ट किया। और ये रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था, इसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें तुर्की, जिसके अंदर ईरान, जिसके अंदर पाकिस्तान, जिसके अंदर CIA, तमाम की तमाम एजेंसीज जो हैं उन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया है। और फिर ISI ने जाके अपने स्पेशल यूनिट के जरिए बंदे को अप्रीहेंड किया है। ऑन द अदर एंड अगर आप अफगान तालिबान का रवैया देखें तो वो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से नजर आता है। तो इस चीज़ को आप सामने रखते हुए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को देख सकते हैं कि वो किस तरह रीडिफाइन करेंगे विद रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान। तो वो बड़ा अग्रेसिव आएंगे। और ट्रम्प के बारे में जैसे कल वो पीट हेगसेथ भी बात कर रहा था, जिनका डिफेंस सेक्रेटरी है, कि ही नेवर फॉरगेट्स। तो ही नेवर फॉरगेट्स हिज ह्यूमिलेशन। प्रोबब्ली ही विल बी कमिंग हॉट टुवर्ड्स अफगानिस्तान अगर अफगानिस्तान जो है वो प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करता इन मामलात के अंदर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और अहम तरीन मूव पे आप पेश कर रहे थे। अब देखना ये है कि दुनिया किस तरह से रीडिफाइन करती है, अपने आप को रीशेप करती है, और अमेरिकन पॉलिसीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया पे उनका क्या असरात मुरत्तब होते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।